गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो एर्थ डिजीज है हम लोग की कौन सी है, पेप्टिक अल्सर। आज हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके के उसके साइन और सिम्टम होते हैं, पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट उसमें देंगे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारा कुछ देखते हैं आज पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें क्या होता है कि सोर बन जाते हैं, गैस्ट्रिक की जो लाइनिंग होती है उनमें इरोजन हो जाते हैं या फिर डिओडेनम में बन जाते हैं। वो किसके कारण होता है, पॉजिटिव एजेंट बहुत सारे हो सकता है, HCl का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ गया हो या फिर पाइलोरिक एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन हो गया हो, उससे होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होता है। ए पेप्टिक अल्सर is a sore or hole in the lining of stomach or in the lining of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डिओडिनम। डिओडिनम जो कि फर्स्ट पार्ट है इसका, तभी तो हम उसको डिओडिनल अल्सर बोलेंगे। तो इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा फिर, काजेस इरोजन, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, इरोजन ड्यू टू इंक्रीज secretion of acid into stomach। ये रहेगा। पेप्टिक अल्सर इज ए सोर और होल। पेप्टिक अल्सर जो होता है एक सोर छाला हो सकता है, घाव हो सकता है या फिर एक होल हो सकता है। कहाँ पे, पेट की जो अंदर की लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग वहां पे, या फिर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या होता है, डिओडिनम होता है। ठीक है, डिओडिनम, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिओडिनल अल्सर, और इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। कॉजेज इरोजन, वहां पे घाव हो जाएगा, क्यों, उसका कारण क्या रहेगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिड इनटू द स्टमक। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिड इनटू स्टमक। एसिड कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी आगे हम लोग एक स्टोमक का, एसोफेगस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके भी आप समझेंगे। इसके इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, टाइप। टाइप कितने तरीके का होता है, टाइप टाइप दो तरीके के होंगे, एक एक्यूट अल्सर और दूसरा कौन सा होगा, क्रॉनिक अल्सर। तो एक्यूट अल्सर जो होगा वो क्या होगा, म्यूकोजल लाइनिंग को वो इंजर्ड करेगा और शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, उसका ट्रीटमेंट इजीली से हो जाएगा। जो क्रॉनिक होगा वो लंबे समय से होगा और ट्रीटमेंट इतनी जल्दी उसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो माइक्रोवेस्कुलर लेयर को भी वो इन्वॉल्व कर लेगा उसमें। देखते हैं एक एक करके हम लोग इसको। एक्यूट अल्सर क्या होगा, इसमें क्या पढ़ेंगे इसको, इट इज सुपरफिशियल लाइनिंग ऑफ स्टोमक, शॉर्ट ड्यूरेशन
और ट्रीटमेंट, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, कैन बी इजिली treated, कैन बी इजिली ट्रीटेड। शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, सुपरफिशियल लाइनिंग में होगा, और क्या कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन का, और इसका ट्रीटमेंट जो है आसानी से पॉसिबल हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉनिक में क्या होता है। दूसरा कौन सा टाइप, क्रॉनिक। दूसरा टाइप इसका क्या होगा, क्रॉनिक। ये क्या होगा, प्रोलॉन्ग टाइम से होगा, प्रोलॉन्ग टाइम। और क्या करेगा, इन्वॉल्व, प्रोलॉन्ग टाइम से होगा, और क्या कहते हैं इसका जो ट्रीटमेंट इजीली पॉसिबल नहीं होगा, और क्या हो गया, इन्वॉल्व मस्कुलर लेयर कैन नॉट treated easily। ये लंबे समय से अल्सर होगा, मोर देन, इसका जो ड्यूरेशन होगा मोर देन 3 मंथ होगा, और क्या कहते हैं इसमें मस्कुलर लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और ट्रीटमेंट इतनी आसानी से इसका पॉसिबल नहीं होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, या फिर देखेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। कंपोनेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर देखेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या पेप्टिक अल्सर के कंपोनेंट होते हैं, उसके बिहार पे कौन कौन सा अल्सर हो सकता है ना। कंपोनेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर को हम लोग देखेंगे, उसमें आपका इसोफेजियल होगा, गैस्ट्रिक होगा, और डियोडिनल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, कंपोनेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, देखो मान लो ये इसोफेगस है और ये हमारा स्टोमक है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसोफेगस। इसोफेगस, ये हो गया क्या, स्टोमक। स्टोमक, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ये क्या हो गया, लेसर कर्वेचर। ठीक है, फिर लेसर कर्वेचर, उसके बाद यहां पे क्या होगा, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, और यहां क्या होगा, पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ऐसे करके ये फिर क्या आ जाएगा, डियोडिनम आ जाएगा, जो फिर नीचे निकल जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ। ठीक है, तो इसोफेगस ये हो गया, ये कार्डियक स्फिंक्टर हो गया, ये स्टोमक है, ये ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, और ये पायलोरिक स्फिंक्टर हो गया। ठीक है, इसके बिहार पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा अल्सर होगा। पहला इसोफेजियल अल्सर, दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर, और तीसरा कौन सा होगा, डियोडिनल अल्सर। डियोडिनल
डिनल अल्सर, ठीक है। इसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडिनल अल्सर। तो जो इसोफेजियल अल्सर है वो कहाँ पाया जाएगा, यहाँ लोअर पार्ट में, यहाँ पे पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर इसोफेगस, लोअर इसोफेगस में पाया जाएगा। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कहाँ पे पाया जाएगा, लेसर कर्वेचर, यहाँ पे पाया जाएगा। जो ये हमारा लेसर कर्वेचर है ये यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ लिखेंगे लेसर कर्वेचर। और डियोडिनल अल्सर कहाँ पे होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, दैट इज डियोडिनम, ठीक है। तो ये कंपोनेंट पेप्टिक अल्सर के हो गए। इसोफेजियल अल्सर लोअर इसोफेगस पे पाया जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर जो पेट का अल्सर है वो लेसर कर्वेचर की तरफ ज्यादा पाया जाएगा, और डियोडिनल अल्सर कहाँ पाया जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। इन तीनों में से कॉमन कौन रहता है, जो रहेगा वो है डियोडिनल अल्सर। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज मोस्ट कॉमन, कितना 80% लगभग लोगों में ये मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर हो गए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इसके किन किन कारणों से इसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है लोगों को, वो कौन कौन से कारण हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं देखते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या, इसको भी मिटा देते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन होगा वो क्या होगा, हमारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो खाने में या किसी तरीके से हमारे पेट के अंदर जब पहुंचता है तो क्या करता है, वो एसिड का सिक्रीशन बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकोजल लेयर है स्टोमक की वो परफोरेट हो जाती है, उसमें इरोजन हो जाते हैं, और फिर वहां से क्या होता है, ब्लीडिंग, बर्निंग और दुनिया भर के सारे सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में कौन सा, एच पाइलोरी, एच पाइलोरी। ये क्या करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HCl, ठीक है। उसके बाद सम उसके बाद क्या होगा, सम मेडिकेशन, सम मेडिकेशन कौन से, NSAIDs, NSAIDs। कल हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म पढ़ा था, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। जो लंबे समय से पेन किलर लोग लेते रहते हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में एक बार, महीने 15 दिन में एक बार, उनको ये होने के चांस रहते हैं। उसके बाद अगला क्या होगा इसमें, स्मोकिंग, स्मोकिंग, एल्कोहल, एल्कोहल कंज्यूम, उसके बाद स्ट्रेस, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन किसका, एच पाइलोरी का। और क्या कहते हैं, कुछ दवाएं हैं जो कि म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करती रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद स्मोकिंग से भी हो सकता है, और अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं। उसके बाद स्ट्रेस, देन पुअर इम्यून सिस्टम, इनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, और ये जेनेटिक भी हो सकते हैं,
हिंटिंग मतलब ये हेरिडिटरी रहेंगे, इट इज ट्रांसफर टू वन जनरेशन, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ये ड्रग्स क्या करेंगी, ये ड्रग्स जो है इरिटेट लाइनिंग ऑफ स्टोमक दैट इज म्यूकोजा। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन में एच पाइलोरी होगा, वो क्या करेगा, एच पाइलोरी किसी ना किसी ढंग से हमारे पेट में आ जाएगा, जो कि क्या करेगा, HCl का सिक्रीशन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से म्यूकोजल मेम्ब्रेन में इरोजन हो जाएगा या फिर वहाँ पे परफोरेशन भी हो सकता है लंबे समय तक अगर ये इन्फेक्शन बना रहा। फिर कुछ मेडिकेशन है जैसे NSAIDs, और इसमें एग्जांपल किसका रहेगा, आइबुप्रोफेन का, प्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन का ये एग्जांपल रहेगा, जो कि ब्रूफेन नाम से आती है, बट अपने यहाँ इंडिया में अब बैन हो गई है, लेकिन फिर भी अपने मतलब वो अमेरिका में बैन हो गई है, बट इंडिया में अभी भी चल रही है, बैन यहाँ भी है, बहुत कम लोग ही अभी इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दवा इरिटेट लाइनिंग ऑफ स्टोमक दैट इज म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होती है उसको इरिटेट करेंगी। किस तरीके से अल्सर बनता है, देखो जैसे ये हमारा स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक हो गया, और हमने क्या किया, एक टैबलेट कोई पेन किलर लिया, ठीक है, और वो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, फिर वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ऐसे वो लेजन काटने लगता है, ठीक है, वो अपना लेजन बनाने लगेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इंजरी करेगा, और वहाँ पे फिर अल्सर बन जाएगा, जिसकी वजह से बर्निंग होगी, और क्या कहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, नोजिया, ये सारी दिक्कतें होंगी इसमें। ठीक है, तो ऐसे अल्सर होता है इस तरीके से। तो जो NSAIDs दवाएं होती हैं वो इरिटेट करती हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन को। स्मोकिंग से होता है, अल्कोहल जो कंज्यूम ज़्यादा लोग करते हैं, और जो बिना बात के स्ट्रेस लिया करते हैं, या फिर कुछ कारण हुआ तो उससे स्ट्रेस ले लिया उन्होंने। पुअर इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको भी इन्फेक्शन लगता है, और इन्फेक्शन से अल्सर हो गया। जेनेटिक्स हेरिडिटरी रहते हैं और ट्रांसफर होते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर, या फिर साइन और सिम्टम्स। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या रहेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखेंगे हम लोग, क्या क्या दिक्कतें होती हैं अल्सर होने के बाद में, क्या क्या लक्षण मिलते हैं पेशेंट में, या जिसको हो जाता है क्या क्या लक्षण मिलेंगे उसमें, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर्स भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर साइन और सिम्टम्स लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, क्या क्या इसमें साइन और सिम्टम मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले बर्निंग मिलेगा, बर्निंग, जलन, वो भी कहाँ पे होगी, इपीगैस्ट्रिक बर्निंग, इपीगैस्ट्रिक बर्निंग, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग जो ये पोर्शन होता है, यहाँ पे जलन लगेगी, ठीक है, बेल्चिंग होगा, मुंह में खट्टा पानी आएगा, ब्लॉटिंग रहेगी, एब्डोमिनल फुलनेस रहेगा, पेन रहेगा, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बर्निंग हो गया, और वो भी कौन सा, एपिगैस्ट्रियम बर्निंग। फिर उसके बाद क्या रहेगा, इनडाइजेशन, अपच की शिकायत रहेगी, खाना पचेगा नहीं, इनडाइजेशन। उसके बाद ब्लॉटिंग, देन belching, then nausea,
तो इसमें इंडाइजेशन, अपच की शिकायत रहेगी, खाना पचेगा नहीं, और क्या कहते हैं पेट फूला हुआ रहेगा, मुंह में खट्टा पानी है, जलन रहेगी, और जी मालिश करता रहेगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर ये सब होता रहेगा तो प्रॉपर तरीके से आप लोग न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, उससे क्या होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, पेट में इरोजन हो गया, घाव हो गए, वहां से उल्टी जब करेंगे तो उसमें ब्लड आएगा, दैट इज नोन एज हेमाटेम्सिस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है, हेमाटेम्सिस मतलब ब्लड इन वॉमिटिंग। फिर अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस कैसे, ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट, ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट। अगर उसको जलन रहेगी, वोमिटिंग रहेगी, और पेट फूला रहेगा, डकारे आएंगी, वेल्चिंग होगा, तो उससे क्या होगा, वो लोग प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट नहीं ले पाएंगे, और उससे क्या होगा, उनको वेट लॉस होता रहेगा। और क्या साइन और सिम्टम मिलेंगे हमको यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाएगा, हेमाटेमेसिस रहेगी, ब्लड आएगा, बर्निंग, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, बेल्चिंग, नोजिया, उल्टियां रहेंगी हमेशा, जी मालिश करता रहेगा, ये सारी दिक्कतें इसमें मिलेंगी। और क्या कहते हैं, ब्लीडिंग होगी उल्टी में, या फिर कभी कभी आपको मलीना भी मिल सकता है, और वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन। ऐसे में क्या होगा, पेशेंट कैसा रहेगा, डिस्कम्फर्ट, और क्या रहेगा, फैटीग, हमेशा उसको थकान बनी रहेगी। क्यों, ब्लीडिंग होगी, ब्लड निकल जाएगा, तो उससे क्या होगा, थकान बनी रहेगी, डिस्कम्फर्ट, उसका मूड कुछ सही नहीं रहेगा, स्विंग करता रहेगा। तो ये हमारे साइन और सिम्टम हुए। अभी हम लोग दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडिनल अल्सर के साइन और सिम्टम क्या होते हैं। तो हम लोग अब इसके बाद देखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के साइन और सिम्टम क्या होते हैं, उनको कोरिलेशन में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर में खाना खाने के बाद पेन होगा, उसमें डे टाइम में पेन रहेगा, दर्द रहेगा, और उसमें नाइट में रहेगा, दैट इज नोन एज नॉकटर्नल पेन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेप्टिक अल्सर, और यहाँ लिखेंगे डियोडिनल अल्सर। डियोडिनल अल्सर, ठीक है, एक हो गया पेप्टिक अल्सर, दूसरा हो गया डियोडिनल अल्सर। एक एक करके इसको देखते हैं। ये क्या हो गया, प्रेजेंट इन म्यूकोजल लाइनिंग, ये क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा होगा, डियोडिनल, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, डियोडिनल अल्सर। फिर क्या लिखेंगे इसमें, पेन अकर कब, इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फिर पेन कब अकर होगा, जब हम खाना खा लेंगे उसके आधे घंटे के बाद, आफ्टर
इंजेक्शन ऑफ फूड कब होगा? आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद इसमें पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा? पेन सबसाइड कब करेगा? पेन सबसाइड कब करेगा? एम्प्टी स्टोमक। एम्प्टी स्टोमक, खाना खाने के कितने? 2 घंटे बाद, 2 आवर्स के बाद पेन सबसाइड कर जाएगा। और क्या देखेंगे इसमें हम लोग? ये प्रेजेंट इन म्यूकोजल लाइनिंग, पेन अगर जब हम खाना खा लेंगे उसके बाद पेन होगा। पेन सबसाइड कब करेगा? खाना खाने के 2 घंटे बाद, जब खाना पेट से निकल के आगे कहाँ चला जाएगा? डियोडिनम में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेन होता कब है? पेन अकर एट डे टाइम। इसमें जो दर्द होगा वो दिन में ज्यादा होगा। ठीक है, अभी इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पेन पेन अकर कब होगा? एम्प्टी स्टमक, खाली पेट जब होगा तब इसमें दर्द होगा। एम्प्टी स्टोमक। और सबसाइड कब करेगा? पेन सबसाइड कब करेगा? फूड प्रेजेंट इन डियोडिनम। जब डियोडिनम में फूड प्रेजेंट रहेगा तो पेन सबसाइड कर जाएगा। और ये दर्द कब होगा? ये नाइट टाइम में पेन ज्यादा होगा। पेन अकर एट नाइट टाइम। ठीक, नाइट टाइम जो पेन अकर होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉकटर्नल पेन। नॉकटर्नल पेन, उसको हम लोग बोलेंगे नॉकटर्नल पेन। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। पेप्टिक अल्सर और डियोडिनल अल्सर को हम लोगों ने कोरिलेट किया। क्या कोरिलेट किया? प्रेजेंट इन द म्यूकोजल लाइनिंग और डियोडिनल अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला? डियोडिनल अल्सर, और इसको बोला पेप्टिक अल्सर। फिर पेप्टिक अल्सर में जो है पेन कब होता है? जब हम खाना खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेट में हमारे घाव हो रखा है, उस पर जाके स्पाइसी फूड वगैरह डिपॉजिट होगा तो उसमें क्या होगा? दर्द होगा। देन पेन सबसाइड कब होता है? जब वो खाना हमारा आगे बढ़ जाता है डियोडिनम में, 2 घंटे के बाद पेन सबसाइड हो जाता है। फिर उसके बाद ये डे टाइम में पेन ज्यादा होता है, क्योंकि दिन में हम लोग हर 1-2 घंटे पे, 2.5 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो दर्द हमारा दिन में ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? ये फर्स्ट पार्ट का है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट का अल्सर है। पेन अकर कब होगा? खाली पेट जब होगा। उसके बाद पेन सबसाइड कब होगा? जब फूड हमारा क्या रहेगा? डियोडिनम में आ जाएगा। स्टोमक में खाया, वहां से निकला तो कहाँ पहुंचा? डियोडिनम में। उसके बाद पेन अधिकतर रात में क्यों रहता है? क्योंकि रात में खाना खाने के बाद सो जाते हैं, 2 घंटे के बाद वो खिसकता हुआ और आगे निकल जाएगा, तो खाली रहेगा पेट। और जब खाली रहेगा तो फिर क्या रहेगा? उसमें दर्द रहेगा। तो ये हमारा पेप्टिक अल्सर रहा, और डियोडिनल अल्सर को हम लोगों ने कॉम्बिनेट करके पढ़ा। तो ये हमारे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल सिम्टम्स, या फिर क्लिनिकल फीचर या साइन ऑफ सिम्टम, लक्षण क्या है इसके पेप्टिक अल्सर के। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम लोग करा सकते हैं, इसमें कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं इसमें, इसको डायग्नोस करने के लिए कैसे पता लगेगा हम लोग को कि इसको पेप्टिक अल्सर हो रखा है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और
और क्या करेंगे, अपर जीआई इंडोस्कोपी करेंगे और बेरियम स्वॉलो करेंगे। ठीक है, बेरियम स्वॉलो क्या होता है, एक रेडियो ओपेक सोल्यूशन होता है जिसे पेशेंट को पिलाने के बाद, स्वॉलोइंग करने के बाद हम लोग एक्सरे की इमेज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, पहला पॉइंट इसमें रहेगा हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या कराएंगे, इंडोस्कोपी, अपर जीआई इंडोस्कोपी। जीआई का फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेरियम स्वॉलो, इसमें क्या कराएंगे, आफ्टर swallowing of barium solution, बेरियम सॉल्यूशन, फिर क्या करेंगे, एक्सरे इमेज को लेंगे, एक्सरे इमेज। ठीक है, बेरियम सॉल्यूशन को पिलाने के बाद उसका एक्सरे करेंगे और क्या करेंगे, इसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद पीटी, सीटी, बीटी, INR। ठीक है, ये सारे टेस्ट के फुल फॉर्म कल हम लोगों ने किसमें देखे थे, किसमें देखे थे, गैस्ट्राइटिस में हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, पीटी के प्रोथ्राम्बिन टाइम, सीटी का क्लॉटिंग टाइम, बीटी ब्लीडिंग टाइम, INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ये इतना सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बिहाफ पे फिर हम लोग तय करेंगे कि इसको पेप्टिक अल्सर हो गया, अब बारी आती है इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में देखते हैं इनको कौन कौन सा हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे ये पेप्टिक अल्सर सबसाइड हो जाए, दवाओं से क्या सही करेंगे, और अगर सर्जरी की बारी आएगी तो उसमें क्या क्या करेंगे। ट्रीटमेंट दवाओं से कैसे सही कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाएं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं इसमें ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। इसमें क्या, सबसे पहले न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब जैसे वो दारू पी रहे हैं दारू नहीं पियेंगे, स्मोकिंग कर रहे हैं उसको क्विट करेंगे, स्पाइसी फूड ले रहे हैं उसे नहीं खाएंगे, है ना। जो इरिटेटिंग चीज़ें हैं जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बर्निंग करें, इरिटेट करें, उन चीज़ों को हम लोग अवॉइड करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, अवॉइड इरिटेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इरिटेटिंग सब्सटेंसेस को हम लोग अवॉइड करेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में हम लोग ट्रिपल थेरेपी
और क्वाड्रिपल थेरेपी देते हैं। किस लिए? ताकि एच पाइलोरी हमारा जो है वो मर जाए पूरी तरीके से। तो इसमें ट्रिपल थेरेपी क्या होगी? ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी, है ना। ट्रिपल में क्या होगा? एमॉक्सिक्लेव, उसके बाद क्लेरिथ्रोमाइसिन, देन पीपीआई। पीपीआई में आपका क्या? पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल। ये तीनों गोली एक ही उसमें क्या कहते हैं, एक पत्ते में 2 डोज रहता है। ठीक है, ऐसे करके बना रहता है, यूं ऐसे ऐसे बना रहता है। इसमें 3 खाने होंगे, यूं 3 खाने इधर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पत्ते पे सुबह जो दवा खानी है उस पे ऐसे करके सूरज बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐसे मून बना रहता है, ताकि पेशेंट को याद रहे कि हमको रात में कौन सी दवा लेनी है और दिन में कौन सी दवा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे पीपीआई होगा, पीपीआई क्लेरिपिड यानी कि क्लेथ्रोमाइसिन और एमॉक्सी। इस तरीके का पत्ता है जिसमें 2 डोज होगी। एक 3 गोलियों का जो है वो सुबह खाना है और 3 को शाम को खाना है। अब क्वाड्रिपल में कौन कौन सी दवाएं होंगी? तो इसमें पहला क्या रहेगा? पीपीआई रहेगा आपका, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रहेगा, तीसरा मेट्रानिडाजोल रहेगा और चौथा क्या रहेगा हमारा? बिस्मथ। ठीक है, तो ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी को हम लोग एच पाइलोरी को मारने के लिए देते हैं। इसके बाद और कौन कौन सी दवाएं रहेंगी वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं? पीपीआई को हम लोग इंडिविजुअल में दे सकते हैं। पीपीआई में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम लोग पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं, पेंटाप्राजोल या फिर रैबिप्राजोल। उसके बाद अगर उल्टी होती है तो एंटीएमेटिक्स में क्या देंगे हम लोग? ऑन्डेंसेट्रान। बाकी जो है हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें करेंगे। अगर उल्टी हो रही तो उल्टी के लिए दे देंगे, और क्या कहते हैं पेन हो रहा है तो उसके लिए दे देंगे, फीवर है तो उसके लिए पैरासीटामोल दे देंगे। ये मेन इतना ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है इसका। ठीक है, अब सर्जिकल इंटरवेंशन देखते हैं, सर्जरी में क्या कर सकते हैं। इसमें सर्जरी अगर बहुत ज्यादा इन सब दवाओं के बाद भी किसी को आराम नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? फिर उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन लेंगे, सर्जरी करेंगे। जो अल्सर होगा उसे क्या करेंगे? रिसेक्शन करेंगे, अल्सर रिसेक्शन करेंगे। और कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं। कैसे? CNS को स्टिमुलेट करके अपना सिग्नल दे के फिर वहाँ से HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन करवाती हैं। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम लोग सर्जरी में क्या क्या कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ लिखेंगे, वो तो हमारा मेडिकल था, और ये सर्जिकल मैनेजमेंट। मान लो इसके बाद भी नहीं चाहिए तो अल्सर को काट के निकाल देंगे, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? अल्सर रिसेक्शन, काट के निकाल देना उसको। ठीक है, उसके बाद वैगोटॉमी,
वैगोटॉमी का मतलब जो वैगस नर्व है हमारा उसको कट कर देना, हटाना नहीं, सिर्फ कट कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, वो सिग्नल सीएनएस को देगी नहीं और फिर उतना जो HCl प्रोड्यूस हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये इससे क्या होगा, डिक्रीज HCl प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, क्या क्या हो सकता है इसमें, डिक्रीज HCl प्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या, अगर टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है इसमें, है ना। ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग स्टूल के रास्ते भी हो सकती है और उल्टी में भी हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन एक तो क्या रहेगा, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, ठीक, फिर परफोरेशन, परफोरेशन, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। अगर इसको सही नहीं किया गया तो लगातार अल्सर होने से, म्यूकोजल लाइनिंग के इंजर्ड होने से वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो जाए, फिर उसमें एनीमिया, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, ये दुनिया भर के आपको लक्षण मिलेंगे वहाँ। परफोरेशन, जहाँ पे भी अल्सर हो रखा है वहाँ की वॉल अगर कमजोर हो गई, वीक हो गई, तो वहाँ पे परफोरेट मतलब फट सकती है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन, ज़्यादा दिनों से अगर इन्फ्लामेशन है, उसमें अल्सर हो रखा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं, वो पाथवे ब्लॉक हो सकता है। फिर और अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो रिस्क किसका रहेगा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का या पेट के कैंसर का। तो दिस इज ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर, ये हमारा था पेप्टिक अल्सर। इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे ये क्रिएट होता है, कौन कौन से फैक्टर रहते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट जो अल्सर को क्रिएट करेंगे, उनको हम लोग अवॉइड कर, क्या साइन और सिम्टम थे, क्या इसका ट्रीटमेंट था, क्वाड्रुपल थेरेपी कौन सी थी, ट्रिपल थेरेपी कौन सी थी, PPI को इंडिविजुअल कैसे देते हैं, ना। ये सारा कुछ डायग्राम के हेल्प से भी आज हम लोगों ने देखा, कंपोनेंट पेप्टिक अल्सर के क्या होते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने आज देखा इसके बारे में। तो आप लोग इसको पढ़िए, लर्न करिए, नोट्स बनाइए, इसको फ्यूचर में आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए BK क्लासेस के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे।